नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 10th के हिस्ट्री पे है। आप देख सकते हैं इतिहास की दुनिया कक्षा 10, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय 3 का, जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। आप देख सकते हैं इसमें हम लोग अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद और समाजवाद एवं साम्यवाद ये दोनों पढ़ चुके हैं। चौथा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मेरे चैनल के 10th क्लास के हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग ये अध्याय 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने अध्याय पे। देखिए, यह जो अध्याय है यह काफ़ी लेंदी अध्याय है, बहुत बड़ा अध्याय है। ठीक है, आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस अध्याय को मैंने एकदम कहानी के माध्यम से अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप इसको पूरे वीडियो को देखें तो आपको यह पूरा याद ही हो जाए यह चैप्टर। देखिए, इसके अलावा भी इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य निकल सकते हैं, ठीक है, उन सभी को मैंने पीपीटी के रूप में आपके लिए बना दिया है, जो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अगर किसी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारा जानकारी भी इससे मिल जाएगा। ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे अध्याय का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले तो समझिए कि यह हिंद चीन क्षेत्र है क्या। ठीक है, तो देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में, आप अपने किताब के फर्स्ट लाइन में ही देखिएगा कि कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, आज का जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया देश है, ठीक है, अभी मैं आपको मैप पे बताऊंगा, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जो का क्षेत्र है, यही तीनों देश को मिला के पहले हिंद चीन कहा जाता था। ठीक है, क्यों कहा जाता था अभी हम आपको बताएंगे आगे। अब देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का मतलब ये हुआ कि हिंद चीन जो देश था, ये तीनों देश, यहाँ पे फ्रांस, जापान और अमेरिका का शासन हो गया था। ठीक है, ये लोग शासन के साथ साथ वहाँ के लोगों का शोषण भी कर रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया, एक नहीं ढेर सारा आंदोलन चलाया, बहुत दिन तक लड़ाई किया। ठीक है, और जितने भी बाहरी देश के लोग जो आके शासन कर रहे थे उनको भगाया। ठीक है, यही हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन कहलाया। ठीक, अब ये पूरा घटना कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे ये लोग इनके देश में प्रवेश किए, ठीक है, कैसे इनके देश के लोगों ने मिलकर उनको भगाया, इसी पूरे घटना को हम लोग इस अध्याय में अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए, यह पूरे विश्व का मानचित्र है। आपके पास किताब अगर होगा तो आप देख सकते हैं। और ये एशिया का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं हमारा भारत देश यहाँ पे है। ठीक है, और भारत देश के जस्ट देखिए पूरब में देखिए यहीं पे वियतनाम है, लाओस है और नीचे कंबोडिया है। आप इसको थोड़ा और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे वियतनाम है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे लाओस है और नीचे में कंबोडिया है। ठीक है, यही तीनों देश मिलकर पहले हिंद चीन क्षेत्र कहलाता था। ठीक, इसके उत्तर में देखिए यहाँ पे चीन है, और यहाँ पश्चिम में देखिए यहाँ पे हमारा भारत देश है और म्यांमार है। ठीक है, इधर दक्षिण में दक्षिण चीन सागर है। अब चलिए मैप के माध्यम से हम इस तीनों देश का पुराना नाम भी जान लेते हैं, क्योंकि किताब में बार बार आगे पुराना नाम आएगा तो आप कन्फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, देखिए, असल में इस क्षेत्र का नाम हिंद चीन इसलिए पड़ा क्योंकि इस तीनों क्षेत्र पर कहीं कहीं पे हिंदुस्तान का शासन था, यानी हमारे भारत देश के राजाओं का शासन था, और किसी किसी क्षेत्र पे चीन के राजाओं का शासन था। ठीक है, तो इसलिए यह जो क्षेत्र है यह हिंद चीन क्षेत्र कहलाया। ठीक, अब देखिए यह जो आप देखें वियतनाम देश, ठीक है, यह देखिए यहाँ पे इस तरह से वियतनाम देश का पूरा फैलाव है। ठीक है, पूरा एरिया यहाँ पे देखिए। ठीक है, यह जो वियतनाम है पहले 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। ऊपर का जो भाग था इसका नाम टोंकिन था। ठीक है, ये जो बीच वाला भाग था इधर का, इसका नाम अनाम था। ठीक है, और नीचे वाला जो भाग था यह कोचिन चीन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और कंबोडिया जो था वो कंबोडिया ही था। और जस्ट इसके ऊपर देखिए यहाँ पे इस साइड में लाओस देश है, तो लाओस का भी नाम पुराना लाओस ही था। ठीक है, सिर्फ यह जो वियतनाम है यह 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। ऊपर वाला टोंकिन था, बीच वाला अन्नाम और नीचे वाला कोचिन चीन। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। आगे देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि यह जो हिंद चीन का क्षेत्र था, कि यहाँ पे किसी क्षेत्र पे हिंदुस्तान के राजाओं का शासन था और किसी क्षेत्र पे चीन के राजाओं का शासन था। अब देखिए यहाँ पे वियतनाम के टोंकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। ठीक है, टोंकिन और ये जो अन्नाम क्षेत्र था यहाँ पे चीन के राजाओं का शासन था। ठीक है, वहाँ चीन के राजाओं का शासन हुआ करता था। चीन के प्रभुत्व के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोगों का अपना अलग भाषा, लिपि, धर्म तथा सांस्कृतिक पहचान था। ठीक है, यहाँ पे चीन का शासन था, लेकिन इनका भाषा, धर्म, सांस्कृतिक पहचान ये सब इनका अपना अलग था। क्लियर है, और बाकी बच गया इधर लाओस और कंबोडिया का जो क्षेत्र था। ठीक है, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। वहाँ भारतवंशी राजाओं का शासन होता था। ठीक है, कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आज भी है। ठीक है, जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर,
जिसका निर्माण भारतवंशी शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हिंद चीन क्षेत्र क्यों पड़ा नाम। ठीक है, वियतनाम पे चीन का शासन था और लाओस और कंबोडिया पे हमारे भारतवंशी राजाओं का शासन था, जिसका प्रत्यक्ष आज भी है कि यहाँ पे कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, जीके के रूप में हमेशा आते रहता है। इसका निर्माण कौन करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कब? 12वीं शताब्दी में। अब थोड़ा सा हम लोग अंकोर वाट मंदिर के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यही है अंकोर वाट का मंदिर। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। ठीक है, दूसरा बिंदु कह रहा है कि मिकांग नदी के किनारे सिमरिप शहर में बना यह मंदिर आज भी संसार का सबसे बड़ा मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ग मील में फैला हुआ है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर के प्रतीक को कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी स्थान दिया गया है। वहाँ का जो झंडा है कंबोडिया का, आज का झंडा, ठीक है, उस झंडे में आप देखिएगा तो कंबोडिया का जो ये जो मंदिर है अंकोर वाट का, इसको भी स्थान दिया गया है। ठीक है, अब यह जो मंदिर है यह किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित यह मंदिर खमेर तथा चोल शैली में यह बना हुआ है। ठीक है, तो इस किताब में आप अभी तक कितना समझ चुके हैं। ठीक है, अगला जो बिंदु है वो यहाँ है, देखिए, व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, ये जो तीनों देश थे ये शांति से अपना रह रहे थे। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, इन पर यूरोपीय कंपनियों का, यूरोपीय जो देश के लोग थे, ठीक है, उनका बुरा नज़र इन पे पड़ता है। ठीक है, और इनको क्या करते हैं, यहाँ पे अपना शासन जमाना चाहते हैं वे। हम देखिए ये जो विदेशी कंपनियां थे, इन विदेशी कंपनियों में बहुत सारे देश के लोग थे। ठीक है, जो हमारे भारत देश में भी आए थे। ठीक है, आपको पता ही होगा हमारे भारत देश पे अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, हमारा भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। ठीक है, उससे पहले अंग्रेजों का शासन था। तो जरूरी नहीं सिर्फ अंग्रेज ही हमारे भारत देश में आए थे, हमारे भारत देश में भी बहुत सारे देश के लोग आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, आपको पता होगा। पहली कंपनी थी जो वास्को डी गामा के साथ भारत आई थी, जिसने केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका के माध्यम से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, वास्को डी गामा। फिर पुर्तगाली 1498 में हमारे भारत देश में आए। फिर उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1595 में। ठीक, फिर इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब? 1600 ईस्वी में। ठीक, फिर अंग्रेज के बाद डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1616 में, और फिर सबसे लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में हमारे भारत देश में आई। ठीक, लेकिन इन सभी देशों में जो अंग्रेज थे वो बाकी सबों पे भारी पड़े। ठीक है, तो क्या हुआ, अंग्रेज जो थे वो बाकी सारे देशों को भगा दिया यहाँ से, और खुद यहाँ हमारे पूरे देश पे क्या करने लगा? शासन करने लगा। ठीक उसी प्रकार हिंद चीन क्षेत्र में भी इसी तरह से सारे देश के लोग यहाँ पर भी पहुँचे थे। ठीक है, हिंद चीन क्षेत्र में भी सर्वप्रथम पुर्तगाल, फिर उसके बाद डच के लोग, फिर उसके बाद इंग्लैंड, फिर उसके अंत में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन हुआ। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फ्रांसीसी लोग भारी पड़ गए। ठीक है, और हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांसीसियों का शासन हो गया। ठीक है, बाकी सब वहाँ से हारकर चले गए, और कौन बच गया? फ्रांसीसी, और फ्रांस का शासन हिंद चीन क्षेत्र पे हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यह जो पूरा हिंद चीन का क्षेत्र था, 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र पर फ्रांस का कब्जा हो गया। ठीक है, धीरे धीरे बाकी देशों के लोगों को उसने भगा दिया और खुद पूरे देश पे फैल गया। ठीक है, फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र में सर्वप्रथम 1862 में कोचिन चीन को कोचिन चीन पे कब्जा किया। देखिए यहीं पे कोचिन चीन है। ठीक है, फिर 1863 में कंबोडिया पर कब्जा किया यहाँ पे। ठीक, 1884 में अन्नाम पर कब्जा कर लिया, ये क्षेत्र जो है अन्नाम का क्षेत्र था। ठीक, 1904 में लाओस को अपने कब्जे में ले लिया, ये लाओस को भी अपने कब्जे में ले लिया। यानी कुल मिलाकर पूरे देश पे धीरे धीरे फ्रांस जो है वो अपना कब्जा जमा बैठा। इस तरह 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र पर किसका कब्जा हो गया था? फ्रांस का कब्जा हो गया था। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था? फ्रांस क्यों यहाँ पे आया? तो इसका उद्देश्य यही था, यूरोपीय देशों की विस्तारवादी नीति तथा व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, यूरोपीय देश उस समय बहुत आगे निकल रहे थे। ठीक है, और वे क्या कर रहे थे, बाकी देशों को क्या कर रहे थे, बाकी देशों को अपने कब्जे में ले रहे थे। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि मेरा देश और बड़ा हो जाए। ठीक है, और यूरोपीय देश के जो लोग थे वो एक दूसरे से काफ़ी प्रतिद्वंदिता कर रहे थे। ठीक है, यूरोप में जैसे फ्रांस था, जर्मनी था, इंग्लैंड था, ये सब सारे देश जो था वो सब एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे थे। ठीक है, सबको लगता था कि हम जितना ज़्यादा देश को कब्जा कर लेंगे उतना मेरे पास धन संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, तो इसी होड़ में ये सारे लोग लगे हुए थे। चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर है कि संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र पे क्या हो जाता है, फ्रांस का कब्जा हो जाता है 20वीं शताब्दी के आरंभ तक। तो अब देखिए, जब पूरे हिंद चीन क्षेत्र पे फ्रांस का कब्जा हो जाता है तब हिंद चीन क्षेत्र में राष्ट्रीयता का विकास होता है।
ठीक है। वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे देश पे ये दूसरे देश के लोग शासन कर रहे हैं, और चूंकि शासन के साथ साथ शोषण भी कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ के उस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर आंदोलन चलाया ताकि फ्रांस जो देश है वो वहाँ से भाग जाए, ठीक है। फ्रांसीसियों ने हिंद चीन क्षेत्र में तीव्र गति से विकास किया तथा कृषि की उत्पादकता बढ़ाई, विशाल सड़क एवं रेल नेटवर्क का जाल बिछाया, शिक्षा क्षेत्र को भी दुरुस्त किया इत्यादि। यानी फ्रांसीसी जो थे वो वहाँ पे विकास का काम कर रहे थे, कहाँ, हिंद चीन क्षेत्र में, ठीक है। परंतु यह सारे विकास फ्रांसीसियों ने सिर्फ अपने फायदे को ध्यान में रखकर किया था। ध्यान रखिएगा, ये जो विकास हो रहा था वो फ्रांसीसी वहाँ के लोगों के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए वो विकास कर रहे थे। वहाँ पे किसानों तथा मजदूरों का घोर शोषण हो रहा था, ठीक है। फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। अब सोचिए, वहाँ का भाषा अलग है, वहाँ पे फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दिया जाएगा तो कितना वहाँ का जो आम आदमी है वो कितना पढ़ेगा, जिससे आम लोग जो थे वो शिक्षा से भी दूर होते चले गए, ठीक। इससे परेशान होकर 1920 के दशक तक आते आते छात्र छात्राएं राजनीतिक पार्टियां तथा क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने लगे। कुल मिलाकर वहाँ के जो लोग थे वो मिलकर आंदोलन करने लगे। उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ कि अब हमारा देश एक होना चाहिए, ठीक है, और हमारे देश पे अपना शासन होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए, राष्ट्रीयता के विकास में सबसे पहले फान बोई चाउ ने अपना योगदान किया, ठीक है। यही फान बोई चाउ है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, इन्होंने क्या किया। तो देखिए 1903 में फान बोई चाउ ने दुई तान हुई, वहाँ के भाषा का ये लैंग्वेज, वहाँ का ये भाषा है, ठीक है। इसका इंग्लिश है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, ठीक है। तो फान बोई चाउ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कौन थे, कुआंग दे थे, ठीक है। फान बोई चाउ द्वारा लिखित एक पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम ने पूरे हिंद चीन क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी, ठीक है। तो ये जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, इसको किसने लिखा था, तो फान बोई चाउ ने। ये पूरे वियतनाम में हलचल पैदा कर दिया था। जो लोग पढ़ा उनमें राष्ट्रीयता का भावना का विकास हुआ, ठीक है। आंदोलन के लिए वे प्रेरित हुए। देखिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हो ची मिन को, ठीक है। हो ची मिन का नाम आपने सुना होगा, ये काफ़ी फेमस आदमी है वहाँ वियतनाम के। ये जिस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन लोग को जाना जाता है, वैसे ही हो ची मिन को वहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। देखिए 1914 में राष्ट्रवादियों ने मिलकर वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कैंटन शहर में, ठीक है। कैंटन शहर में सबसे पहला अधिवेशन हुआ किसका, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का। इसके बाद हो ची मिन के नेतृत्व में 1925 में वियतनाम में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ, जो आगे चलकर 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी बना, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी, ठीक है। तो यही थे हो ची मिन, ठीक है। इनका जो संस्था था क्रांतिकारी दल जो इन्होंने बनाया था, ठीक है, वही आगे चलकर 1930 में क्या बन गया, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी बन गया। क्लियर है। तो अब आइए किताब पे कुल मिलाकर आपने व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे कैसे हुआ इसको समझ लिया, ठीक है। फ्रांस द्वारा उपनिवेश का स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्यों वो वहाँ पे विकास कर रहे थे, इसको भी आपने जान लिया, ठीक है। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, देखिए यहाँ पे क्लियर प्रिंट नहीं है इसलिए मैंने अलग से आपको दे दिया है, ठीक है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। किस तरह से राष्ट्रीयता का विकास होता है इसको भी आपने देख लिया, ठीक। इसके बाद हो ची मिन के बारे में भी आपने जान लिया, ठीक है, कैसे उन्होंने वहाँ पे संस्था बनाया था जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम बना, ठीक। अब देखिए अगला आपका टॉपिक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहानी द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता, ठीक है। किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह वियतनाम के स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुलकर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध को समझना होगा आपको कि असल में द्वितीय विश्व युद्ध था क्या। तो आप द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि इस द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा वहाँ पे वियतनाम में, यानी हिंद चीन क्षेत्र में, ठीक है। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो था वह 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लड़ा जाने वाला इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया था। सोचिए इतने सारे देश लोग मिल के एक दूसरे पे लड़ाई कर रहे थे, कितना ज़्यादा क्षति हुआ होगा। यह इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था, जिसमें 5 करोड़ से अधिक लोग मौत के घाट उतार दिए गए थे, ठीक है। बड़े पैमाने पर भौतिक संसाधनों का क्षय हुआ था। यूरोप के अनेक प्राचीन नगर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। इस युद्ध में उस जमाने में लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर की बर्बादी हुई थी। उस जमाने में सोच लीजिए, इसको अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो यह कितना बड़ा रकम हो जाएगा। अब आप सोचिए कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह यूरोप में हो रहा है, ठीक है, तो इसका प्रभाव वियतनाम में कैसे पड़ जाता है। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता, यही वियतनाम का क्षेत्र है।
असल में होता क्या है द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जून 1940 ईस्वी को फ्रांस जो है वह जर्मनी से हार जाता है और फ्रांस में जर्मनी की सत्ता कायम हो जाती है। आपको तो पता ही है द्वितीय ये जो हिंद चीन के क्षेत्र था यहाँ पे फ्रांस का शासन था, और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस जो है वह किससे हार जाता है, जर्मनी से। ठीक है, और फ्रांस देश में किसका शासन हो जाता है, जर्मनी का। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि फ्रांस का शासन था तो अब चूंकि फ्रांस जो है खुद अपना देश में हार चुका है, खुद उसका अपना देश में शासन नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कमज़ोर पड़ जाएगा ना वो। ठीक है, फिर एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल जाता है। अब देखिए होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी जो है वह एक साथ लड़ रहा होता है। ठीक है, जापान जो है वो जर्मनी के साथ रहता है और जर्मनी जो है फ्रांस को हरा देता है। ठीक, तो जापान जर्मनी को कहता है कि भाई हमको ये जो हिंद चीन के क्षेत्र है उसको हमको दे दो। ठीक है, क्योंकि जस्ट इसके बगल में जापान था, जापान के देश से यह नज़दीक था। ठीक, तो जर्मनी कहता है कि जाओ तुम हिंद चीन का क्षेत्र ले लो। ठीक, तो वही संधि होता है और संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल जाता है। ठीक, अब देखिए इसका फ़ायदा उठाते हुए जापान पूरे हिंद चीन क्षेत्र पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लेता है और हिंद चीन क्षेत्र पर अब जापान का कब्जा हो जाता है। देखिए कहानी में कितना ज़्यादा ट्विस्ट आ गया। इस पूरे क्षेत्र पे फ्रांस शासन कर रहा था। ठीक है, और फ्रांस जब जर्मनी से हार जाता है, ठीक है, तो जर्मनी का दोस्त जो होता है जापान, वह यह पूरा हिंद चीन का जो क्षेत्र है यह अपने कब्जे में ले लेता है। कौन, जापान। ठीक, और फ्रांस का जो सैनिक है वहाँ से वापस चला जाता है। अब देखिए कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश होता है। ठीक है, अब जब देखिए अमेरिका का प्रवेश क्यों होता है द्वितीय, असल में अमेरिका जो है यह द्वितीय विश्व में भाग नहीं लिया होता है, ये अपना तटस्थ रहता है, अभी अलग रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य रूप से यूरोप के देश एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, अमेरिका लड़ाई में भाग लेना नहीं चाहता था। ठीक, लेकिन होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान जो होता है वो 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला कर देता है। ठीक है, अमेरिका में एक नौसैनिक अड्डा होता है, कहाँ, हवाई द्वीप पे, जिसका नाम है पर्ल हार्बर। ठीक है, इस पर्ल हार्बर पे कौन हमला कर देता है, जापान। ठीक है, इससे गुस्सा होकर अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, अब अमेरिका जो है वह गुस्सा हो जाता है। ठीक, कि तुम लोग अपने में लड़ रहे हो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला होता है तो अमेरिका क्या करता है, जापान के विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर देता है। 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, जैसे ही युद्ध का घोषणा होता है, आपको तो पता ही होगा कि किस तरह से जापान को तबाह कर दिया था अमेरिका। ठीक है, जापान के विरुद्ध अमेरिका युद्ध में शामिल होके जापान को क्या कर देता है, तबाह कर देता है। आपको पता ही होगा परमाणु बम सबसे पहले कहाँ गिरा था, जापान पे गिरा था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। ठीक है, किसने गिराया था, तो अमेरिका ने। उसी नौसैनिक अड्डे पे जो हमला हुआ था अमेरिका का, उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या किया, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया। ठीक है, फिर से 9 अगस्त 1945 को दूसरे शहर नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया, जिससे दोनों शहर क्या हुआ, एकदम मिट्टी में मिल गया। आप डेट याद रखेंगे, 6 अगस्त 1945 को बम का नाम क्या था, फैटमैन। ठीक है, कहाँ गिराया गया, हिरोशिमा पर। फिर जस्ट इसी के 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम कहाँ गिराया गया, नागासाकी पर। और ये हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर क्या हुआ, एकदम बर्बाद हो गया, मिट्टी में मिल गया। ठीक है, अंततः जापान ने 2 सितंबर 1945 को मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, अब जब जापान पूरी तरह से हार जाता है तो जापान आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, कब, 2 सितंबर 1945 को। ठीक है, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो वियतनाम देश था इसको किस तरह से मौका मिल गया स्वतंत्र होने का। आशा आपको समझ में आ गया, हमको समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जब जापान बुरी तरह से हार चुका था और आत्मसमर्पण कर चुका था, इस स्थिति में जापान की सेना वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास भी इतनी शक्ति अब नहीं बची थी कि वह पूरे हिंद चीन क्षेत्र पर अपना शासन कर सके। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, दोनों देश चुपके से धीरे धीरे वियतनाम क्षेत्र से निकल लिया। इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर वियतनाम के जितने भी राष्ट्रवादी थे, ठीक है, राष्ट्रवादियों ने हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1945 को करते हुए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
इस सरकार के प्रधान हो ची मिन्ह बनाए गए। ठीक है, हो ची मिन्ह का फोटो मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले, उनके बारे में बताया था। ठीक, तो वही हो ची मिन्ह जो है वो क्या बनते हैं, यहाँ के प्रधान बन जाते हैं वियतनाम के। ठीक है, तब से वियतनाम का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 2 सितंबर 1945 को प्रति वर्ष मनाया जाता है। ध्यान से देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, हमसे 2 साल पहले ही यह 2 सितंबर 1945 को यह आज़ाद हो चुका था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि यह जो हिंद चीन क्षेत्र था यह कैसे आज़ाद हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म नहीं हो रहा है, अभी इसके बाद और ट्विस्ट वहाँ आने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको अभी तक यह समझ में आया कैसे इस पूरे हिंद चीन क्षेत्र पे पहले फ्रांस का शासन हुआ। ठीक है, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जब हरा दिया फ्रांस को, तो जर्मनी का जो दोस्त था जापान, उसका शासन हो गया। ठीक, फिर द्वितीय विश्व युद्ध में ही जैसे ही अमेरिका जापान को हरा देता है, तो जापान भी यहाँ से कमज़ोर पड़ जाता है और वो निकल लेता है। और धीरे धीरे यहाँ के जो क्रांतिकारी लोग थे, आंदोलन जो कर रहे थे आज़ाद होने के लिए, उनको एकदम आसान सा मौका मिल जाता है और ये लोग क्या करते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे, आपको अब यह समझ में आ रहा होगा कि 2 सितंबर 1945 को आज़ाद होने के बाद यह जो वियतनाम है इसके अच्छे दिन आ गए होंगे। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी कहानी में और ट्विस्ट आने वाला है। होता क्या है, हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांस का दोबारा से प्रवेश हो जाता है। ठीक है, जब यहाँ से जापान की सेना निकल जाती है और यहाँ पे हो ची मिन्ह का सरकार बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे खुद का शासन होने लगता है, तो फ्रांस को अब मौका मिलता है कि अब यहाँ पे फिर से हम जा सकते हैं। ठीक है, फ्रांस फिर धीरे धीरे शक्तिशाली भी हो जाता है। ठीक, तो होता क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देश अपने डूबे हुए साम्राज्यों को वापस पाने में फिर से लग जाते हैं। ठीक है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो यूरोपीय देश के जितने भी जीते हुए देश के लोग थे, वो जिनका जितना भी डूबा हुआ साम्राज्य था उनको वापस लेने में लग जाते हैं। तो अतः फ्रांस भी हिंद चीन क्षेत्र को पाने में अपना पूरा साहस जो है वो लगा देता है। ठीक है, पूरा बल लगा देता है कि कैसे हम हिंद चीन क्षेत्र को वापस पा लें। ठीक, अब देखिए इसी क्रम में क्या होता है, 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई में एक समझौता होता है। ठीक है, हनोई क्या है, तो हनोई आज के डेट में वियतनाम का राजधानी है। ठीक है, आपको पता होगा। तो हनोई में समझौता तो होता है 6 मार्च 1946 को। क्या समझौता होता है, तो इसमें निम्न बातों पर समझौता होता है। क्या, पहली का बात क्या था कि फ्रांस ने वियतनाम को एक गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई मान लिया। ठीक है, फ्रांस कहा कि ठीक है वियतनाम तुम स्वतंत्र हो चुके हो, तो ठीक है तुम स्वतंत्र देश हो, हम मान लेते हैं इस बात को। दूसरा बात क्या फ्रांस कहता है कि साथ ही यह भी माना कि वियतनाम हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन संघ फ्रांसीसी यूनियन का हिस्सा होगा। ठीक है, फ्रांस वियतनाम को कहता है कि ठीक है तुम यह पूरा वियतनाम है अपने शासन कर रहे हो करो, लेकिन यह पूरा क्षेत्र मेरा यूनियन होगा और मेरे यूनियन का तुम एक सदस्य होंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या समझौता होता है। यह समझौता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, जाहिर सी बात है नहीं टिकेगा। क्यों, ये जो क्या कहते हैं स्वतंत्र देश है, ये क्यों चाहेगा कि हम दूसरे के अंडर में रहें। ठीक, तो यह समझौता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है और फ्रांस ने कोचिन चीन क्षेत्र में अपना एक पृथक सरकार की स्थापना कर ली। ठीक है, कोचिन चीन क्षेत्र में जो फ्रांस का थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे प्रभुत्व था। ठीक है, तो यह छोटा सा जो क्षेत्र है इसको फ्रांस जो है अपना कब्जे में कर लेता है। ठीक, और पेरिस से बौदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बनाया जाता है। ठीक है, अब बौदाई कौन था, तो हम इसको थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए यही था बाओदाई। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि होता क्या है कि जैसे ही जापान की सेना हिंद चीन क्षेत्र से निकल रही होती है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान हार जाता है। ठीक है, और जापान कहाँ वापस निकल रहा होता है। ठीक, तो जैसे ही जब जापान वापस निकलता है तो वियतनाम आज़ाद हो जाता है। वहाँ पे हो ची मिन जो होता है वो वियतनाम को एक अलग देश बना लेता है। ठीक है, वहाँ पे अपना शासन कर लेता है। ठीक, कंबोडिया, लाओस और अन्नाम में पुनः प्राचीन राजवंशों को प्रतिष्ठा मिलती है। असल में वहाँ पे पुराने जो राजवंश के लोग जो थे, जब जैसे ही जापान का सेना जाता है तो उन लोग के मन में भी सपना जागने लगता है कि हम भी क्या करें, अपने देश पर शासन करें। ठीक है, इसी क्रम में अन्नाम का शासक यही बाओदाई बन जाता है। ठीक है, जापान जैसे ही पूरे हिंद चीन क्षेत्र को जापान जब हटता है हिंद चीन क्षेत्र से, तो हो ची मिन का सरकार तो बनता ही है, साथ ही कुछ क्षेत्र पर इस बाओदाई का भी सरकार बनता है। ठीक है, परंतु इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। लेकिन हो ची मिन का जो सरकार था उसके सामने इसका टिकना थोड़ा कठिन था। इसलिए बेचारा यह क्या होता है, 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ देता है और भाग के चला जाता है फ्रांस। ठीक है,
तो देखिए इसी बाओदाई के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि जब वह समझौता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है तो फ्रांस क्या करता है, इस कोचिन चीन क्षेत्र पे अपना शासन जमा लेता है और चीन से क्या कहते हैं, कोचिन चीन में एक अपना सरकार बना लेता है। और पेरिस जहाँ पे बाओदाई चला गया था यहाँ से भागकर, यहाँ पे हो ची मिन का सरकार से डर के, ठीक है, फिर वहाँ से क्या करता है, फ्रांस सपोर्ट करके उसको बुलाता है कि आओ तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, तुम अपना यहाँ पे आराम पे शासन करो, ठीक है। पेरिस से बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासक बनाया जाता है, ठीक है। कौन, फ्रांस, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ का जो समस्या है वो और जटिल हो जाता है यहाँ का, ठीक है। अब कहीं पे फ्रांस का शासन है, कहीं पे बाओदाई का शासन है, कहीं पे हो ची मिन का शासन है। तो वही चीज़ हम यहाँ भी लिख दिए हैं कि 1950 तक आते आते क्या होता है, हिंद चीन क्षेत्र की स्थिति काफ़ी जटिल हो जाती है। ये पूरा क्षेत्र का जो समस्या है वो काफ़ी विकराल हो जाता है। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार, ठीक है, इधर हो ची मिन का सरकार, दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार, ठीक है, बाकी जो क्षेत्र था वो फ्रांस के नियंत्रण में, ठीक। तो अब सरकार कैसे चलेगा, तो देखिए इसी का फ़ायदा उठाता है अमेरिका, ठीक है। अब देखिए कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। अब जो है हिंद चीन क्षेत्र पे अमेरिका का हस्तक्षेप होता है, ठीक है। आपने बिल्ली वाला कहानी सुना होगा बचपन में, दो बिल्ली आपस में रोटी के लिए लड़ाई करती है, ठीक है। तो दोनों बिल्ली जाता है बंदर के पास, ठीक है। बंदर कहता है कि ठीक है मैं तुम लोग का झगड़ा सुलझा दूंगा, दोनों को फाड़ के तराजू पे तौलता है, ठीक है। जिधर ज़्यादा पल्ला भारी होता है उधर से रोटी बंदरवा खा लेता है, ठीक। इसी तरह करते करते बंदरवा जो है पूरा रोटी ख़त्म कर देता है और दोनों बिल्ली जो है वो मुंह ताकते रह जाता है। वही हाल यहाँ पे भी होता है। अमेरिका जो है वह क्या करता है, धीरे धीरे वहाँ का झगड़ा सुलझाते सुलझाते पूरा हिंद चीन क्षेत्र को अपनाने में लग जाता है। देखिए क्या हो रहा है, पहला बिंदु में है कि मई 1954 में हिंद चीन क्षेत्र की समस्या को सुलझाने के लिए जिनेवा में एक सम्मेलन बुलाया जाता है, ठीक है, जिसे जिनेवा समझौता कहा जाता है। कब बुलाया जाता है, 1954 में। इस समझौते के तहत क्या क्या होता है, तो पूरे वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, ठीक है। उत्तरी वियतनाम पर हो ची मिन की सरकार थी ही, दक्षिणी वियतनाम के शासन में अमेरिका ने अपनी रुचि दिखाई, ठीक है। अमेरिका कहा कि उत्तरी इस समझौता में क्या कहते हैं, जेनेवा समझौता में क्या हुआ, उत्तरी वियतनाम पर हो ची मिन का सरकार रहने दिया गया और दक्षिणी वियतनाम में जहाँ पे बाओदाई और फ्रांस का शासन था उसको हटा दिया गया। और अमेरिका कहा कि हम वहाँ पे अच्छे से शासन करेंगे, तुमको शासन करने नहीं आता है, ठीक है। दूसरा बिंदु में कह रहा है कि लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो अब वोट देकर सरकार को चुनेंगे, कहाँ, लाओस और कंबोडिया में, ठीक है, इस जिनेवा समझौते के तहत। तीसरा बिंदु कह रहा है कि जिनेवा समझौते की देखभाल के लिए एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी बनाया गया, कि कोई इस समझौते को तोड़े नहीं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाया गया जिसके सदस्य कौन थे, भारत, कनाडा और पोलैंड थे। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस त्रिसदस्यीय आयोग का सदस्य कौन कौन था, भारत, कनाडा और पोलैंड, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे। हाँ, ये थोड़ा हम किताब में भी देख लेते हैं कैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम जो है वह स्वतंत्र हो गया, ठीक है। फिर से फ्रांस को हिंद चीन क्षेत्र में आने का मन किया, ठीक है, आया, ठीक है। और फिर हिंद चीन क्षेत्र में किसका हस्तक्षेप होता है, अब अमेरिकी हस्तक्षेप होता है। किस तरह से अमेरिका जो है यहाँ पे हस्तक्षेप करता है इसको आपने बिंदुवार समझ ही लिया है, ठीक है। आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे ही अमेरिका जो है वह हस्तक्षेप करता है, जिनेवा समझौता होता है, वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है और लाओस और कंबोडिया पे क्या होता है, संसदीय शासन होने लगता है। तो जैसे ही यह चीज़ जब जिनेवा समझौता होता है तो देखिए लाओस में गृह युद्ध हो जाता है, ठीक है। कंबोडिया में भी गृह युद्ध हो जाता है, वहाँ भी संकट छा जाता है, ठीक। और वियतनाम में भी गृह युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो अब इस तीनों देश के बारे में हम लोग अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जानेंगे कि कैसे वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। और अमेरिका जो है वह किस तरह से अपना घिनौना रूप वहाँ पे दिखाता है। असल में देखिए आज के डेट में अमेरिका इतना ज़्यादा समृद्ध देश है, सारे देशों से आगे है वो, ठीक है। लेकिन वह इतिहास में इतने बुरे बुरे कांड किए हैं उसने कि आपको लगता होगा सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी ही बहुत बुरा काम किया था अमेरिका ने, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा बड़ा घिनौना काम किया है अमेरिका ने इस हिंद चीन क्षेत्र में, ठीक है। इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे अभी। सबसे पहले तो हम लाओस के बारे में जानते हैं। लाओस देश कहाँ है, सबको पता ही है, ठीक है। मैप में आप देखें वियतनाम के जस्ट बगल में लाओस है जो हिंद चीन क्षेत्र में आता है। देखिए जिनेवा समझौते के तहत जैसे ही लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली अपनाई गई, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया।
अब क्या अस्थिरता हुआ, तो देखिए एक ही राजघराने के 3 भाइयों ने लाओस में अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए। सुवन फूमा, पाथेट लाओ तथा फूमी नेस्वान। ठीक है, अब देखिए जैसे ही राजतंत्र वहाँ पे हटा, यानी राजा का शासन को हटा के लोग जिसको वोट दे उसका शासन हो, ऐसा काम वहाँ पे किया गया, यानी संसदीय प्रणाली अपनाया गया। तो वहाँ पे क्या होता है, अस्थिरता का दौर शुरू हो जाता है। कैसे, तो देखिए जैसे ही वहाँ पे वोट वाला सिस्टम आता है, तो जिस राजघराने का वहाँ पे राजा था, उसी राजघराने का 3 भाई आपस में लड़ बैठता है कि हम यहाँ का शासक बने, हम यहाँ का शासक बने। ठीक है, वो वही तीनों लोग क्या होता है, वोट में खड़ा हो जाता है, किसी दूसरे को खड़ा होने नहीं देता है। ठीक, और वह तीनों कौन था, तो सुवन फूमा, पाथेट लाओ और फूमी नोसवान। अब देखिए सिर्फ अमेरिका का ही यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके अलावा अमेरिका तथा रूसी हस्तक्षेप भी इस क्षेत्र में बढ़ रहे थे। ठीक है, यानी एक तरफ अमेरिका का भी मन था कि इस क्षेत्र में हम थोड़ा सा वर्चस्व जमा कर रखें, और रूस भी चाह रहा था कि हम अपना वर्चस्व इस क्षेत्र में जमा कर रखें। ठीक, 25 दिसंबर 1955 को चुनाव होता है वहाँ पर, और सरकार का गठन होता है कहाँ, लाओस में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सुवन फूमा बने। ठीक है, बाकी दोनों भाई भी सरकार में शामिल हो गए। अब चूंकि यह जो सुमन फुमा होता है, इसको अच्छा से वोट नहीं मिलता है। ठीक है, पूर्ण बहुमत नहीं मिला होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो दोनों भाई था वो भी मिल के सरकार चलाता है और सब सरकार में शामिल हो जाता है। ठीक है, परंतु देखिए होता क्या है, अमेरिकी षड्यंत्र के कारण भाइयों में फूट पड़ गई और लाओस में भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया। ठीक है, तीनों भाई में अमेरिका जो है वह क्या किया, अपना फ़ायदा निकाला और अपना चालाकी निकाला और षड्यंत्र करके तीनों भाइयों में फूट डाल दिया। ठीक है, तीनों कान में कुछ कुछ बात बोल दिया और तीनों आपस में लड़ गए, और लाओस में क्या होता है, भयंकर गृह युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, इस गृह युद्ध में अमेरिका और रूस भी शामिल हो जाता है और लाओस में जमकर बमबारी होती है तथा खून खराबा होता है। ठीक है, इसमें वहाँ के तीनों भाई भी थे, रूस भी था और अमेरिका भी था, और बेचारा पीस कौन रहा था, वहाँ लाओस का आम जनता। ठीक है, तो अभी तो आपने लाओस का कहानी पढ़ा। ठीक है, लाओस में किस तरह से गृह युद्ध छिड़ता है। अगला जो टॉपिक था आपके किताब में वह था कंबोडिया संकट, यानी उस जेनेवा समझौते के बाद कंबोडिया में किस तरह से संकट पैदा हो जाता है। तो देखिए जेनेवा समझौते के बाद कंबोडिया में 1954 में संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया और राजकुमार नरोत्तम सिंहानुक ही शासक बने। ठीक है, ध्यान दीजिए, इससे पहले राजा का शासन था और यही वहाँ के वहाँ पे शासन कर रहे थे। फिर संसदीय प्रणाली अपनाया गया, यानी वोट वाला सिस्टम अपनाया गया, तो फिर राजकुमार नरोत्तम सिंहनुक क्या हुए, वहाँ के शासक बने। ठीक, अब जैसे ही यह शासक बनते हैं, अमेरिका भी कंबोडिया के क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है और इस कारण से वह नरोत्तम सिंहनुक से चिढ़ा हुआ था। ठीक है, असल में अमेरिका जो है वह जेनेवा समझौता करके वहाँ पे पूरे हिंद चीन क्षेत्र को अपने कब्जे में लेना चाहता है। ठीक है, और झूठ मूठ का क्या करता है, वो षड्यंत्र रचता रहता है और अपने को अच्छा दिखने के लिए का प्रयास करते रहता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे ही नरोत्तम सिंहनुक जो है वह वहाँ का प्रधान बनता है, ठीक है, वहाँ का शासक बनता है, तो अमेरिका क्या करता है, उसे चिढ़ा हुआ रहता है और उसको हटाने में लग जाता है। 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में हवाई जहाज़ से जहर की वर्षा करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ में रबड़ की फसल नष्ट हो गई। ठीक है, असल में जब अमेरिका इसे चिढ़ा हुआ था, तो आप किताब में पढ़ेंगे, तो होता क्या था कि अमेरिका कुछ बात बोलता था, इसको नरोत्तम सिंहनुक को ये मानता नहीं था। ठीक है, इसका बात अमेरिका नहीं मानता था। ठीक है, तो दोनों में क्या होता था, कड़वाहट ज़्यादा बढ़ गया था। तो कड़वाहट जब इतना बढ़ गया, एक समय इतना बढ़ गया कि अमेरिका देखिए कितना घिनौना काम किया, हवाई जहाज़ से जहर की वर्षा करवा दी, जिससे 40,000 एकड़ में रबड़ की जो फसल वहाँ के किसानों ने लगाया था, वह पूरा फसल नष्ट हो गया। ठीक है, 40,000 एकड़ में। अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास से नरोत्तम सिंहनुक जो है वो उनको सत्ता से हटा दिया गया और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी, जिससे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, कंबोडिया में क्या होता है, जो वहाँ के चुने हुए शासक थे नरोत्तम सिंहनुक, उसको हटा दिया जाता है और अमेरिका का जो समर्थन वाला था जनरल लोन नोल, उसको सरकार वहाँ पे बना दिया जाता है और अमेरिका जैसे कहता है वहाँ पे वैसे होता है। तो आप देख सकते हैं यही है कंबोडियाई संकट, आपके किताब का टॉपिक। ठीक है, और यही है नरोत्तम सिंहानुक। ठीक है, आपके किताब में उतना अच्छा प्रिंटिंग नहीं है, चलिए इसके PDF में हम देखते हैं।
अब आप क्लियरली देख सकते हैं यही है नरोत्तम सिंहनुक। ठीक है, अब देखिए जब 40,000 एकड़ भूमि में जब रबर की फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है, तब सिंघानुक जो थे वो ऐसे ही चुप नहीं बैठते हैं। ठीक, वे मुआवजे की मांग करते हैं, पूरे विश्व स्तर पर नेताओं का बैठक करते हैं और बोलते हैं कि मेरा इतना फसल बर्बाद हुआ है, मुझे मुआवजा चाहिए। ठीक है, तो मुआवजे की मांग अमेरिका से करते हैं एवं रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनयिक संबंध बढ़ाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये भी अपना कूटनीति में अब लग जाते हैं। तो देखिए क्या होता है। फाइनली आप अपने किताब के पेज 58 पे देखिएगा कि कंबोडियाई छापामारों अमेरिकी सेना के बीच युद्धों, बमबारी और नृशंस हत्याओं के इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, परंतु सिंघानुक एवं लोन नोल की सेनाओं में संघर्ष चलता रहा। लोन नोल तो बन गया वहाँ का मुखिया, वहाँ का शासक, लेकिन इन दोनों में संघर्ष जो है वो चलता रहा। 5 वर्ष पश्चात सिंघानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी लाल खुमेरी सेना विजय करती हुई आगे बढ़ गई। अंततः लोन नोल को भागना पड़ा और अप्रैल 1975 में कंबोडियाई गृह युद्ध समाप्त हो गया। नरोत्तम सिंघानुक पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, परंतु 1978 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है, इस तरह से नरोत्तम सिंघानुक जो थे वो अपना पद वापस प्राप्त कर लिए। ठीक, अब जो है कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में उसका नाम अभी कंबोडिया ही है। उस समय कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए आपके किताब का अगला टॉपिक है वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका। ठीक है, यानी जब जेनेवा समझौता होता है तो कंबोडिया में क्या स्थिति पैदा होता है, लाओस में क्या स्थिति पैदा होता है, इसको तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम वियतनाम की स्थिति को समझते हैं, यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, चूँकि हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम जो था वही मुख्य देश था। ठीक है, और जितनी भी बड़ी घटनाएं वहीं पे हुई थी, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखिए पहला पैराग्राफ इसमें कह रहा है कि जेनेवा समझौता से 2 वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हो गया। आपने पीछे पढ़ा कि जब जेनेवा समझौता हुआ तो वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी में किसका सरकार था, हो ची मिन का सरकार था, और दक्षिणी में फ्रांस का शासन हो गया था और बाओदाई जो था पहले वाला उसका शासन हो गया था। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ा था। देखिए वही इसमें भी लिखा हुआ है कि जब 2 राज्यों का जन्म हुआ तो हुआ था, परंतु अस्थाई शांति की उम्मीद नहीं के बराबर थी। ठीक है, शांति नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहाँ साम्यवादी सरकार थी, यानी हो ची मिन की सरकार थी, वो साम्यवादी सरकार थी, और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्थित सरकार थी, यानी फ्रांस की सरकार थी। ठीक है, अब देखिए साम्यवादी पूंजीवादी में अगर कन्फ्यूजन है तो आपको इसका पहले वाला जो अध्याय है वो आपको समझना होगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये साम्यवादी और पूंजीवादी क्या है। ठीक है, अच्छे से मैंने डिटेल में बता दिया है पिछले अध्याय में, चैप्टर 2 में। तो उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस और बाओदाई की सरकार थी। ठीक, अब दोनों में पटता नहीं है तो दोनों का जनता जो है वो एक दूसरे से चिढ़ा हुआ रहता है। 1960 में वियतकांग यानी राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन करता है कौन, वहाँ का लोग। ठीक है, और अपने ही सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर देता है। ठीक, 1961 ईस्वी तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, यानी उत्तरी वियतनाम में तो हो ची मिन की सरकार थी ही, वहाँ तो ज़्यादा उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन दक्षिणी वियतनाम में ज़बरदस्ती फ्रांस और बाओदाई का सरकार आ गया था, तो वहाँ की जो जनता थी उसने क्या बनाया था, वियतकांग 1960 में। इसका मतलब है राष्ट्रीय मुक्ति सेना। ठीक है, वो फ्रांस को भगाना चाहती थी वहाँ से। ठीक है, तो इसी स्थिति में समस्या इतना बिगड़ गया कि दक्षिणी वियतनाम में क्या करना पड़ा, आपातकाल का घोषणा करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था। ठीक है, 1961 के सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम की हो ची मिन सरकार को इस युद्ध के लिए जिम्मेवार ठहराया और 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सौगान भेज दिया। ठीक है, मतलब अब इस युद्ध में जो है अमेरिका भी पड़ जाता है और उत्तरी वियतनाम में जो हो ची मिन की अच्छी सरकार थी उसको बुरा मतलब ये कह देता है कि ये शांति और खतरा नाम से एक श्वेत पत्र जारी करता है। ठीक है, और हो ची मिन का बुराई करने लगता है, ये कह के कि सारा जो युद्ध हो रहा है वहाँ पे वियतनाम में वो सब किसका है, हो ची मिन का किया धराया है। ठीक है, इसके जस्ट अगले पेज नंबर 60 पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि अमेरिका द्वारा युद्ध शुरू किया गया। ठीक है, यह युद्ध जो है वह काफ़ी हिंसक, बर्बर और यातनापूर्ण था।
अब देखिए पहले लिखा है कि 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर क्या किया, कुछ सैनिक हवाई अड्डे जो है थे उसको तबाह कर दिया। ठीक है, अब यहीं से अमेरिका जो है इस वियतनाम के खिलाफ युद्ध में प्रवेश कर जाता है। ठीक, युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों और बम वर्षक विमानों का प्रयोग किया गया। साथ ही रासायनिक हथियारों, नापाम, ऑरेंज एजेंट एवं फास्फोरस बमों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया। अब ये रासायनिक हथियार क्या थे, तो देखिए यहाँ पे बॉक्स में बना के दिया है कि नापाम यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था। यानी जहाँ पे फटेगा वो बम, वहाँ पे अगर कोई आदमी है तो उसके स्किन में, उसके चमड़ा में क्या होता था, सट जाता था ये ये केमिकल। ठीक है, और हमेशा जलता रहता था। ठीक है, इससे आदमी बहुत परेशान हो जाता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती थी। ठीक है, अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। मतलब पूरे गांव के लोगों को जलाकर, हत्या करके सारे को क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। इतना बड़ा घिनौना कांड जो था ये अमेरिका कर रहा था वहाँ वियतनाम में। 1967 ईस्वी तक अमेरिका इसे इतना बम वियतनाम में बरसाया जितना द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। सोचिए कितना बड़ा लाइन लिखा हुआ है। 1967 में अमेरिका जो है वियतनाम में इतना बम गिराता है जितना बम द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ नहीं गिराया होगा। ठीक है, इतना बड़ा नरसंहार यहाँ पे हो रहा था। अब देखिए इतना बड़ा युद्ध जो हो रहा था तो उससे अमेरिका का क्षति भी हो रहा था, आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। ठीक है, तो अमेरिका जो था उसको प्रति वर्ष 2 से ढाई अरब डॉलर का अमेरिका खर्च में उसका अमेरिकी खर्च में उसकी वृद्धि हो गई थी। ठीक है, इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था डमाडोल होने लगी। ठीक है, जाहिर सी बात है युद्ध होगा तो खर्चा बढ़ेगा ही। परंतु अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और समझौते के सारे प्रयासों को विफल करता हुआ युद्ध को जारी रख रहा था। ठीक है, वो युद्ध को ख़त्म नहीं करना चाह रहा था। दूसरी तरफ वियतनामी अब साम्यवाद या किसी अन्य बातों के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, वे हार नहीं मान रहे थे। अगले पेज पे आप देखेंगे तो एक बॉक्स में एजेंट ऑरेंज के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, यह भी एक रासायनिक बम था। ठीक है, यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाता था। ठीक है, जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण पड़ा। ठीक है, ऑरेंज पट्टी का ड्राम में इसको रखा जाता था, इसलिए इसका नाम एजेंट ऑरेंज रखा गया। ठीक है, अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर का असर आज भी नज़र आता है जन्मजात विकलांगता के रूप में। इतना घिनौना काम अमेरिका वियतनाम में कर रहा था उस समय। ठीक है, देखिए एक हो ची मिन्ह मार्ग था, इसके बारे में भी आपको किताब में पढ़ेंगे। ठीक है, यह जो हो ची मिन्ह मार्ग जो था, सड़क था, रोड, ये हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। यानी इस पूरे हिंद चीन क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रोड था यह हो ची मिन्ह मार्ग। ठीक है, और इसी रास्ते से जितने भी आंदोलनकारी थे वे अपना रसद, यानी अपना खाने पीने का सामान, हथियार जो भी था, सैनिक, ये सब ढोआ करते थे। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मार्ग था। ठीक, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई थी। और ये मुख्य मार्ग से और भी जितने भी छोटे मोटे सड़क थे ये सब जुड़े हुए थे। ठीक है, अमेरिका जो था वो क्या करता था, सैकड़ों बार इसे क्षतिग्रस्त कर चुका था। बार बार उस रोड को क्या करता था, तोड़ देता था, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ जा सके। परंतु वियतकांग एवं उसके समर्थित लोग, वियतनाम के जो आंदोलनकारी लोग थे, उसे तुरंत उसका मरम्मत कर लेते थे। रोड को तोड़ता था अमेरिका और उसको ये लोग मरम्मत कर लेते थे। इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था। ठीक है, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे वापस होना पड़ा। ठीक, अब देखिए क्या होता है, अब अमेरिका भी शांति चाहता है। ठीक, बहुत ज़्यादा युद्ध से परेशान होकर अमेरिका अब चाहता है कि अब क्या हो, शांति वार्ता हो, परंतु अपनी शर्तों पर। अमेरिका की जो शर्तें थी उस शर्तों पर। तो जाहिर सी बात है क्यों मानेगा, जब इतना यातना सह लिया है वियतनाम, हार नहीं मान रहा है, तो अमेरिका के शर्तों पर क्यों शांति वार्ता चाहेगा। तो अब देखिए इसी में आगे यहाँ पे लिख रहा है कि अमेरिकी हट के कारण 6 माह तक वार्ता विफल नहीं हो सकी। ठीक है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति यही थे, राष्ट्रपति निक्सन। ठीक है, इनका नाम निक्सन था।
अब देखिए, अमेरिका इतना ज़्यादा अत्याचार कर चुका था वहाँ पे वियतनाम पे, कि अगर आप हॉलीवुड का मूवी देखते होइएगा, सिनेमा देखते होइएगा, तो यहाँ पे लिखा है कि अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज़ ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्में बनने लगी। ठीक है। दूसरी तरफ निक्सन अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बना। वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेवारी उस पर सौंपी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ती जा रही थी। तो इस निक्सन पे जिम्मेवारी थी कि दबाव था कि वियतनाम में जो संघर्ष चल रहा है उसको बंद किया जाए। इसी समय क्या होता है, माइली गांव की एक घटना प्रकाश में आती है। ठीक है। देखिए, ये बहुत ही खतरनाक घटना था। माइली आप पढ़ेंगे तो आप जो है आपका खून खौल उठेगा। ठीक है। इतना खतरनाक ये घटना था। माइली गांव गांव की एक घटना प्रकाश में आई। अमेरिकी सेना की आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। इतना भयानक ये घटना था कि इस घटना को जिसने सुना, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ यह न्यूज़ गया, वहाँ के लोग जो है वो अमेरिका को एकदम हाय तौबा करने लगे। कितना गंदा देश है ये अमेरिका। ठीक है। अब ये माइली गांव की घटना क्या था, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ देखिए, जस्ट अगले पेज पे दिया हुआ है छोटे सा बॉक्स बनाकर, माइली गांव यह क्या था। तो देखिए, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था माइली गांव। ठीक है। यहाँ जहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। ठीक है। अमेरिका को लगा कि इस गांव में जितने भी आंदोलनकारी है, तो क्या किया, उस पूरे गांव को अमेरिका जो सेना था, उस पूरे गांव को घेर लिया और जितने भी उस गांव में पुरुष थे, उस सारे पुरुष को मार डाला। ठीक है। औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। सारे पुरुष तो मर गए, जितने भी महिलाएं और छोटे बच्चियां जितने भी बच गई, उनको बंधक बना दिया गया और कई दिनों तक सबके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। फिर उन्हें भी मार दिया गया। ठीक है। कुछ दिन के बाद उन्हें भी मार दिया गया और पूरे गांव में आग लगा दिया गया और जितने भी लाश थे सबको जला दिया गया। ठीक है। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया। वही बूढ़ा जो था इस घटना को उजागर किया और बताया कि अमेरिका का सेना ऐसा ऐसा किया था। सोचिए, कितना शर्मसार करने वाला ये घटना है। ठीक है। आप इसको गहराई से सोचेंगे इसके बारे में, तो अमेरिका के प्रति आपका एकदम मन जो है वो पूरा खून खौल उठेगा आपका। चलते हैं पिछले पन्ने पे। देखिए, माइली गांव की घटना तो आप समझ गए कि किस तरह से जैसे ही घटना यह प्रकाश में है, पूरे विश्व में अमेरिका का आलोचना होने लगा। ठीक। अब जो है, राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना बनाई। ठीक है। 5 सूत्री योजना बनी, आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या योजना था। लेकिन ये योजना सफल नहीं हो सका। ठीक है। इस शांति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक। अगले पेज पे देखिए, जहाँ पे माइली गांव वाला घटना का बॉक्स बना हुआ है, इसी में निक्सन ने पुनः उसके बाद फिर 8 सूत्री योजना रखी। वियतनामियों ने इसे भी खारिज कर दिया। ठीक। लेकिन लास्ट में 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग यानी वियतनाम के जो क्रांतिकारी लोग थे, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए गए जिनकी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज़्यादा आंकी गई। यानी हिरोशिमा में जितना बड़ा बम गिराया गया था, उससे ज़्यादा मात्रा में बम गिराया गया वियतनाम पे। ये सारा कांड देखिए अमेरिका कर रहा है। ठीक है। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के देखिए, इतना भी कुछ होता है लेकिन अमेरिका जो है वह हार नहीं मानता है। इस कहानी से आपको ये बहुत बड़ा सीख मिलेगा कि कितना भी वहाँ पे होता है वियतनाम में, उसको इतना सताया जाता है, लेकिन वियतनामी जो थे वो हमेशा डटे रहे अपने देश के प्रति। ठीक। 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध की समाप्ति और समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। ठीक है। समझौते की मुख्य बातें थी, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना वापस हो जाएगी। ठीक है। और वैसा ही हुआ। इस तरह से अमेरिका के साथ चलता हुआ आ रहा जो युद्ध था वो समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया और सब मिला के एक वियतनाम देश बन गया। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यह जो अध्याय है अब यह ख़त्म हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तरी है, तो अगले वीडियो में हम इसके बाद जो इसका क्वेश्चन आंसर है उसको हम लेके आएंगे। ठीक है। आशा है यह अध्याय आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है। आप क्या करें, इसका अच्छे से एक नोट्स बना ले। ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इसमें बताए हैं डेट्स वाइज,
इसको आप लिख के रखें, रिवीजन करते रहें। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम का, STET या फिर बिहार पुलिस दरोगा या फिर BPSC किसी भी चीज़ का, तब तो यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखिए इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा देर हो गया क्योंकि कुछ निजी कारणों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ी व्यस्तता के कारण। लेकिन अब धीरे धीरे मैं वीडियो लाता रहूँगा, आपका जो पढ़ाई है वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को अब यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें और अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें।